वेलकम यू अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है आज? करंट अफेयर करें? करंट अफेयर करते हैं। और इसके बाद आपको मेडेबल पे भी वीडियो आएगी और जो कंप्यूटर वाला है उस पे भी आपकी वीडियो आएगी, तो आराम से आप देखिएगा। अभी क्या है, थोड़ा सा टाइमिंग में इशू है कि मॉर्निंग और नून, ऐसे ही इवनिंग, तीनों में अभी थोड़ा सा आपको रहेगा शुरुआत के 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। पहली चीज़ देखिए, करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और करंट से पहले यार एक चीज़ बताओ आप, आज एक लाइव सेशन भी, जो भी आपके सारे डाउट्स हैं वो मुझे उसमें कवर करने हैं। तो आप अगर इसी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करते हो तो एक टाइम 8 बजे, मुझे लगता है 8 PM 8 PM हम एक लाइव सेशन रखते हैं। ठीक है, कम होंगे तो छोटा रखेंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और आराम से आप जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो कुछ भी आपको पूछना है आप पूछना आराम से। कुछ ऐसा होगा जो मुझे समझाना है तो मैं बोर्ड पे समझा भी दूंगा, नहीं है तो रिप्लाई आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं भी एक बार आज ही फर्स्ट टाइम ही करूंगा। फर्स्ट टाइम इस सिस्टम पे फर्स्ट टाइम होगा ये, क्योंकि इसके पहले इस सिस्टम पे नहीं किया ऐसे ऑनलाइन, तो फिर पता नहीं कैसे होगा। फिर भी चलिए देखते हैं, मिलते हैं आपसे। तो 8 बजे आप सबको आ जाना है। जो भी आपके सवाल है उन सबको आप लेके आना। हमें करंट अफेयर पढ़ना है, तो करंट के लिए देखिए एक मैगजीन मैंने आपसे बताई थी कि पहले उसी को पूरा कर लेते हैं। कौन सी है? ग्रीन टर्न थी ना, ग्रीन टर्न, ग्रीन टर्न। तो इसको देख लेते हैं। देखने के बाद फिर जो भी चीजें हैं, आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना होता है वो भी एक समझ में आएगी। पता तो चलेगा आपको करंट अफेयर क्या है, किस हिसाब से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना है वो भी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज क्या है, आम तौर पे आप एक आपने स्टेटमेंट देखा और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाते हो, उससे लेकिन काम नहीं होता। ठीक, तो अभी हम देखेंगे। चलिए एक सेकंड, चेयर ले आता हूँ, मैं भी आराम से बैठ के आपके साथ ही, इसमें ज्यादा टाइम देना है इसको। चल, इसमें जो वीडियोस वगैरह भी रहेंगी थोड़ी बहुत हम इंक्लूड करेंगे, ताकि आपको जो विजुअलाइजेशन है वो भी सही से हो पाए। ठीक है, चलिए। स्लो है क्या सिस्टम अपना? ज्यादा टाइम ले रहा है? तब तक एक काम करते हैं ना, इसमें क्या टॉपिक है मैं भी देख लेता हूँ, एक सेकेंड। एक रोप वे का निर्माण हो रहा है, तो रोप वे काम करते हैं, तब तक ये लोड हो रही है, हम रोप वे देख लेते हैं कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक, कॉपीराइट तो नहीं आएगा इससे? नहीं आएगा ना? इसको देखिएगा। केदारनाथ की यात्रा लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन कठिन रास्ते, अप्रत्याशित मौसम और लंबा समय इसे चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।
अब अडानी ग्रुप आस्था को सुविधा से जोड़ने का कदम उठा रहा है। 12.9 किलोमीटर लंबा सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे यात्रा का समय 8 से 9 घंटों से घटकर मात्र 36 मिनट होगा। हर घंटे 1800 यात्री प्रति दिशा में यात्रा कर सकेंगे। इस रोपवे की गोंडोला में 35 सीटों की व्यवस्था होगी और यह भारत का पहला 3S ट्राइकेबल रोपवे बनेगा, जो विश्व की सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होगा। ये रोपवे समय बचाएगा और सुरक्षित सुगम यात्रा देगा। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे आसानी से दर्शन कर पाएंगे। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण चुनौती है, लेकिन अडानी ग्रुप ने सतत निर्माण, मंजूरी और स्थानीय भागीदारी का वादा किया है, ताकि प्रकृति और आस्था का संतुलन बना रहे। जब आस्था की राह आसान और सुरक्षित होगी, तब भारत की विरासत और मजबूत होगी। अडानी ग्रुप इस मिशन में आपके साथ है। आइए बदलाव का हिस्सा बने। बाबा केदारनाथ की जय। अडानी, यही है भाई गेम पूरा। ठीक, चलिए अब रोपवे की ही बात कर लेते हैं। इसमें हम आते हैं, चलिए रोपवे इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में देखिए रोपवे अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है, अभी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, वो हम कवर करेंगे। बट एक मिनट आप देख लेते हैं कि भाई रोपवे किधर किधर है, उससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलेगी। देखिए ये उत्तराखंड का मैप है, दिख रहा है आपको सही से। देखिए इसमें कहाँ पर है रोपवे अभी प्रेजेंटली। तो एक तो हरिद्वार, इन्होंने हार्डवेयर लिखा हुआ है, हार्डवेयर हार्डवार, ठीक है, हार्डवेयर नहीं है, हरिद्वार है, आई हो रहेगा इसमें। तो अभी आप जब इधर से नजीबाबाद से जाते हो तो यहाँ पे माँ चंडी देवी है। तो माँ चंडी देवी में यहाँ पे रोपवे है, आप सबको पता होगा। हरिद्वार जो लोग गए हैं, जो नहीं गए जाइएगा भाई। ऐसे ही मेन सिटी हरिद्वार में जहाँ पे आपका मार्केट है, वहां से माँ मनसा देवी की यात्रा है, या फिर मनसा देवी के लिए यहाँ पे रोपवे चलता है, झूला जिसको बोलते हैं, झूला। ठीक, तो ये दो तो चलिए आपको हमें सबको पता है। और कहाँ कहाँ है, तो आपने मसूरी देखा है, मसूरी, मसूरी में यहाँ पे चलता है। एक तो मसूरी में टिफिन टॉप ऊपर जाने के लिए चलता है, ठीक। और एक सुरकंडा माता देवी का जो टेम्पल है वहां तक चलता है, तो यहाँ भी रोपवे है ना। बाकी और रोपवे है कहीं पे उत्तराखंड में, एक जगह और है, वो है इधर जोशीमठ से ओली, ओली में है, ओली। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ओली, ओली में है। यहाँ पे चंडी देवी, माँ चंडी देवी और माँ मनसा, मनसा यहाँ पे, ये मसूरी हो गया अपना, ठीक। बस इधर ही है, और तो कहीं नहीं है। अब जो प्रपोज्ड है, तो पहले प्रपोज्ड आप देखो कि कहाँ पे काम चल रहा है। तो पहली चीज देखिए रुद्रप्रयाग में, यहाँ से कर्णप्रयाग, सॉरी जो सोनप्रयाग आपका गौरीकुंड, गौरीकुंड अगर मैं आपसे बोलूं पर्टिकुलरली, तो वहां से केदारनाथ के लिए, ठीक। ये एक रोपवे अडानी ग्रुप बना रहा है। ऐसे ही यहाँ से जो नैनीताल है, काठगोदाम है, तो यहाँ से कैंची धाम की बात चल रही है कि कैंची धाम के लिए एक रोपवे बनेगा, ठीक। ऐसे ही एक रोपवे आपका यहाँ काठगोदाम से कैंची धाम, एक रोपवे आपका जो देहरादून है, तो आपने यहाँ पे नाम सुना होगा पुरकुल, पुरकुल मसूरी रोड पे है। मसूरी रोड से ऊपर मसूरी तक ही जा रहा है, पूरे पहाड़ तक जाना है। राजपुर रोड से आप बोल लीजिए, राजपुर रोड से। और जो मसूरी की लाइब्रेरी चौक है, लाइब्रेरी चौक, चौक वहां तक जाना है, कहाँ से, पुरकुल से, देहरादून से, ठीक है। ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए।
ऐसे ही देखिए और सरकार क्या कर रही है, कुंजापुरी तपोवन कुंजापुरी के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश। ऐसे ही इधर तो हो गया, यहाँ पे चंपावत में माँ पूर्णागिरी, इधर रोपवे का काम चल रहा है। ऐसे ही जोशीमठ से पहले पड़ता है गोविंद घाट, और गोविंद घाट से कहाँ की बात चल रही है, हेमकुंड साहिब की, हेमकुंड साहिब की बात चल रही है। ऐसे ही कार्तिक स्वामी की भी है, कार्तिक स्वामी टेम्पल। ठीक, तो ये एक मोटा मोटा जो काम चल रहा है उत्तराखंड में, किस चीज का, रोपवे का। तो रोपवे का काम चला ही क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये भी है। तो देखिए उत्तराखंड की आप भौगोलिक स्थिति देखोगे तो उसके हिसाब से रोपवे, आप देखो सबसे पहले रोड, तो रोड के साथ उत्तराखंड में क्या प्रॉब्लम है ना, कि यहाँ पे आप ऑल वेदर कनेक्टिविटी की बड़ी परेशानी है। जैसे अभी मॉनसून है, तो मॉनसून में आप लोग भी नहीं जाओगे ऊपर घूमने, क्योंकि आपको भी नहीं पता है वेदर कब बदल जाए, कब लैंडस्लाइड हो जाए, कब कोई रास्ता ब्लॉक हो जाए, सामान नहीं पहुंच पाएगा, लोग घूमने नहीं जा पाएंगे। और उत्तराखंड डिपेंड करता है किस पे, भाई टूरिज्म सेक्टर पे एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। क्यों, लोग जाते हैं वहां पे, भाई जाएंगे तो होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, खाना पीना, ये सारी चीजें चलती है, इससे पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। अब क्योंकि रोड की लिमिटेशन है कि वो मॉनसून 2-3 महीने लोग नहीं जाएंगे, तो उससे टूरिज्म भी प्रभावित होता है, और जो वहां की इकोनॉमी है वो भी प्रभावित होती है। ठीक, तो एक तो प्रॉब्लम इसकी निकल के आई। दूसरी चीज, अगर हम एयरवेज की बात करें, है ना भाई, उत्तराखंड आपको घूमने जाना है, आप हवाई जहाज से जा सकते हो। तो एयरपोर्ट ही कितने हैं, एक तो आपका जोलीग्रांट में है, ठीक, एक आपका गोचर में है, ऐसी नैनी सैनी है, कहाँ, पिथौरागढ़ में, नैनी सैनी है पिथौरागढ़, नैनी सैनी, ठीक, और एक आपका चिनियाली सोड़ में है, उत्तरकाशी। लिमिटेड एयरपोर्ट है, उसके साथ ही साथ भाई इनका किराया भी तो महंगा है। आप अगर घूमने जाना है तो अमीर तो जा सकते हैं, गरीब तो वैसे भी नहीं जा पाएगा। और मॉनसून मॉनसून जैसे अभी चल रहा है, मौसम खराब है, तो ये भी टेक ऑफ नहीं करते हैं, तो इसकी भी फिर वही दिक्कत आती है, तो यहाँ से भी काम नहीं हो रहा है। ठीक, अब तीसरा आपका मीडियम बचता है कि आप पानी के जो बोट वगैरह हैं, वाटरवेज हैं, आप उसको डेवलप करो। तो ऊपर देखिए पहाड़ है, सारा पहाड़ है, तो पानी तो इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से आप आ तो सकते हो नीचे, नीचे से ऊपर कैसे जाओगे, तो मतलब एक बार बोट ऊपर से नीचे आ गई, नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, यही बात है ना। आप समझो, आप लोग राफ्टिंग करते हो, कितनी हल्की बोट है, तो पहले आपको क्या करते हैं, ऋषिकेश में ऊपर लेके जाते हैं शिवपुरी, शिवपुरी से फिर आपको राफ्टिंग के थ्रू या जो भी आप करते हो एक्टिविटीज, नीचे आते हो, और नीचे से कार की ऊपर छत पे, रूफ पे सारी बोट्स रख के फिर ऊपर ले जाते हैं ऐसे चढ़ा के, फिर आपको दे देते हैं कि भैया जाइए इधर से इधर, इधर से इधर। तो होता क्या है, मीन्स ये है कि वाटरवेज भी वहां पे डेवलप नहीं हो सकते, तो इसकी भी लिमिटेशन आ गई, इसकी भी लिमिटेशन है। और क्या मीडियम बचता है, आप बताइए मुझे। एक मीडियम आपका बचता है कि यार चलिए एक काम करते हैं, रेलवे डेवलप कर लेते हैं, रेलवे। तो पूरे उत्तराखंड में आप देखो रेलवे कहाँ है, बस इस वाले रीजन में है, इधर कोटद्वार तक जाती है, इधर आपका देहरादून ऋषिकेश जाती है, इधर टनकपुर तक पहुंचती है, काशीपुर रामनगर जाती है, ठीक, इसके आगे तो जा ही नहीं रही है ट्रेन। अभी काम चल रहा है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी पूरा तो नहीं हुआ है, और इससे क्या काम चल जाएगा, हमें और भी चाहिए। तो सरकार अभी इस पे काम कर रही है, रेलवे एक दिन में नहीं डेवलप होगा, इसको कई साल लग जाएंगे, 10 साल भी लग सकते हैं, 10 साल में जाके पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा। जैसे टनकपुर से बागेश्वर के लिए सरकार प्लान कर रही है कि ट्रेन हम चलाएंगे, और फिर बाद में यहाँ तक पहुंच गई ट्रेन, यहाँ पहुंच गई, हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, तो पूरा हमारी रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन क्या आज हो जाएगी, हमें तो आज के हिसाब से भी देखना है, तो ये भी नहीं हो पा रहा है भाई, है ना। तो रेलवे की भी अपनी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन इसकी भी है। फिर बचती है हेलीकॉप्टर की सर्विस।
हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर से भाई आपके लिए, किसी के भी लिए एक्सपेंसिव पड़ता है, काफ़ी महंगा है, इतना आसान नहीं है। आप एक बार जा सकते हो, 2 बार जा सकते हो, रेगुलर कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्रैश व्रैश का भी खतरा रहता है। ये सारी परेशानी के बाद ऊपर से आप रोड बनाते हो तो लैंडस्लाइड, जो हाईवे आप चौड़ी भी कर रहे हो सड़क, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हो। एयरवेज में भी होता है, पानी का तो बनेगा ही नहीं, रेलवे में भी नुकसान देखो, कर्णप्रयाग तक क्या हाल हुआ है, ऐसी हेलीकॉप्टर। तो सरकार ने बोला कि एक काम करते हैं, जितने भी पर्वत के राज्य हैं, पर्वत, पर्वत किसको बोलते हैं? पहाड़ को, पहाड़ पर्वत। तो उसके लिए हम एक स्कीम लेके आएंगे, पर्वतमाला। पर्वतमाला एक स्कीम चलाई, पर्वतमाला, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, पर्वतमाला। पर्वतमाला कब चलाई है? 2022, 21-22 वाले बजट में थी, 21-22 के बजट में अनाउंस किया गया। एक बार मैं ईयर चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बजट आपका 22-23 रहेगा, ये 21-22 नहीं, 22-23 है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर पूछ लेगा तो गलती नहीं होनी चाहिए इधर। 2022 से 2023, ठीक, ये वाला टाइम है। इस टाइम पे घोषणा की और क्या बोला कि जो पर्वतीय राज्य हैं वहां पे हम एक माला बनाएंगे। जैसे एक पहाड़ ये है, ठीक है, एक पहाड़ इधर है, एक इधर है, इधर है, तो रोड की, इन सब की कनेक्टिविटी से अच्छा है कि हम पहाड़ को कनेक्ट करते जाएं। किस चीज से? रोपवे से, रोपवे से, इस तरीके से। तो क्या होगा कि चलिए अगर लैंडस्लाइड हुई भी है नीचे, तो ये तो ऊपर जा रही है। अगर आपको इसका कंस्ट्रक्शन करना भी है तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ना पड़ रहा ज्यादा, है ना, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं, बस यहाँ पे एक इसका कैंप बनाना है, स्टेशन बनाना है, एक इधर स्टेशन बनाना है, और सीमलेस आपकी चलती रहेगी। चाहे अगर बहुत खराब मौसम है तभी भी, भाई इसका मौसम से क्या मतलब है, ये तो रस्सी है पूरी। ऐसे ही अगर रोड, तो आपको रोड की तो जरूरत ही नहीं है। तो सारी परिस्थिति आप अगर जोड़ो तो सबसे बेस्ट चीज रहेगी कि आप पहाड़ को, उसकी टॉप टॉप को कनेक्ट कर दो आप, ठीक, नीचे जो भी हो रहा है होता रहे। तो इसके लिए पर्वतमाला स्कीम लेके आई, और सरकार ने उसी स्कीम में बोल दिया था कि इसका जो तैयारी होगी वो कौन करेगा। तो पहला एक आपको पॉइंट याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, है ना, इसके लिए अलग कोई मंत्रालय नहीं है। जैसे भाई वाटर के लिए वाटरवेज एक अपना डिपार्टमेंट है, हर चीज का डिपार्टमेंट है, इसमें बोला सिंपली कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये इसकी पूरी देखरेख रखेगी, क्योंकि ये भी एक तरह से परिवहन का ही साधन है, परिवहन ही है एक तरीके से। और इसमें भी बोला कि हमें जो बनाना है तो वो DBFOT, इस मॉडल से हमें जितना भी इंफ्रा बनाना है इसका रोपवे का, इस मॉडल से हम बनाएंगे। तो ये क्या है DBFOT? तो DBFOT क्या है, देखिए, DBFOT, डिजाइन, बिल्ड, फिनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर। कुल मिला के क्या बोला है कि देखिए सिंपली क्या करना है कि जो भी कंपनी है, आप, सरकार इसको नहीं बनाएगी, किसी प्राइवेट कंपनी को हम दे देंगे। जैसे अडानी को दिया, तो अडानी उसका डिजाइन तैयार करेंगे कि भाई रोपवे कैसे कैसे कहाँ कहाँ तक जानी है, वही उसको बनाएंगे, बनाने का भी सारी चीज उन्हें देखनी है। जो पैसा लगेगा, पैसा भी अडानी ही लगाएंगे पूरा। ऐसे ही ऑपरेट कौन करेगा? भाई जब पैसा लगाया आपने, तो लगाने के बाद उसको चलाओगे भी आप ही, जितना टिकट है, जो भी किराया है, वो सब आप वसूलोगे, आपने वसूला। उसके बाद ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर क्या है कि देखिए आपकी डिजाइन में, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए आपके लगे डिजाइन में, आपको बनाने में मान लीजिए 2000 करोड़ रुपए लगे, फिनेंस और जोड़ दीजिए सब चीज की 3000, टोटल मिला के ऑपरेट करने में, या फिर आपके जो पैसे खर्च हुए, 3 2 5 1 6000 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो आप यहाँ पे कुछ टिकट रखते हो, X% टिकट है कि चलिए 200 रुपए का टिकट है, 500 रुपए सवारी है, जितने भी लोग हैं सबका आप कैलकुलेट करके आपको पता चलेगा कि एक बार के चक्कर से इतने रुपए, मान लीजिए 10,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक। तो एक साल अगर ये चल रही है तो कितने पैसे आएंगे, आपको पता चला कि चलिए इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए आए। तो फिर एक साल में क्या पैसे वसूल हो गए? नहीं,
हो सकता है इसको 20 साल लगे हों पैसे वसूल होने में, तो 20 साल तक ये सब कुछ अडानी के अंडर रहेगा, और जैसे ही ये पैसे पूरे हुए तो अडानी ट्रांसफर कर देगा सरकार को, या अडानी जी ट्रांसफर कर देंगे सरकार को, ठीक है। सरकार को ट्रांसफर हो गया, अब सरकार उसको चाहे फ्री रखे या फिर किराया रखे, वो उसकी मर्जी, ठीक, समझ में है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये 6,000 करोड़ उसने लगाए और 6,000 करोड़ ही उसको मिल रहे हैं, तो उसको क्या फायदा। तो सरकार कैलकुलेट करके ही देती है कि आपने 6,000 करोड़ लगाए, आपको कम से कम 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे मिलेंगे, ठीक, और उसके बाद ही आप ट्रांसफर करना। तो वो सारी कंडीशन पहले ही तय हो जाती है, ऐसा नहीं कि बाद में होती है। तो DBFOT आपने समझा, इस मॉडल से ही पर्वतमाला स्कीम चल रही है। तो उत्तराखंड में भी वही पहाड़ है, उत्तराखंड आपको पता है कि एक स्कीम चल रही है पहाड़ के लिए। तो हमारे पास तो 86% पहाड़ है, 14% प्लेन है, ये वाला रीजन प्लेन है, बाकी सब पहाड़ है। तो हम भी इसका लाभ उठाएं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, बाकी जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, सब मिलके बैठते हैं, बात करते हैं कि भाई हम भी रोप वे बनाएंगे, रोप वे बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी को अभी क्यों ध्यान आया भाई, ये चीज तो पहले भी याद आ सकती है। सब कुछ पैसों का मैटर है। पैसों का क्या है कि इस पर्वतमाला में या फिर इसमें एक बात है कि भाई जो भी खर्चा आएगा उसका 51% केंद्र सरकार देगी, सेंटर, और बाकी का 49% कौन देगा, राज्य। तो पहले अगर उत्तराखंड सरकार इसके पहले इसकी स्कीम से पहले अगर बनाती तो उसको सारे 100 के 100 रुपए उसको लगाने। अब पता चला कि यार 49 रुपए ही देने हैं मुझे, मतलब आधा ही पैसा लगाना है, आधे से ज्यादा तो केंद्र सरकार दे रही है। तो ठीक है, लगाइए। तो सरकार ने भी, या उत्तराखंड सरकार ने बोला कि हम भी अपने यहाँ रोपवे बनाएंगे। कहाँ कहाँ बनाएंगे, तो फिर तो दोनों हाथों से लूटने की कोशिश है कि देखिए हेमकुंड साहिब भी जरूरी है, ओली तो है ही, केदारनाथ, पूर्णागिरी, यहाँ भी ट्रैफिक रहता है, ठीक है, चंडी देवी पे है ही, इसको और मॉडर्नाइज करेंगे, ऋषिकेश, कुंजापुरी, ऐसे ही मसूरी, इन सबको हम इससे कनेक्ट करेंगे। और अभी मैंने आपको दिखाया अडानी ग्रुप का, उन्होंने कहां से कहां तक बोला है, तो इसको अडानी ग्रुप बना रहा है, ठीक। ऐसे अलग अलग ग्रुप को ये टेंडर दिए गए होंगे, सब अपने अपने हिसाब से उसको बनाएंगे, मॉडल वही रहेगा, ठीक। चलिए, अब इससे फायदा क्या होगा, अगर फायदा मैं आपको गिनवाना चाहूं तो एक चीज बताइए। देखिए, आप अभी ऋषिकेश से, सॉरी, आप अभी नीचे से मान लीजिए गौरीकुंड से आप जाते हो केदारनाथ, केदारनाथ जी, तो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जाते हैं केदारनाथ क्योंकि उनको पता है कि यार ये 17 किलोमीटर का एक लंबा ट्रैक है और पैदल चलना है, ठीक, पैदल चलना है। तो जो फिजिकली फिट होगा वही जा पाएगा, जो फिजिकली उतना फिट नहीं है वो नहीं जाएगा। तो पहले लोग तो वो एलिमिनेट हो गए। दूसरा, जो मोटे हैं, है ना, जिनसे चला नहीं जाता हमारी तरह, ठीक, नहीं चला, मतलब क्या है, ठीक है प्लेन में चल सकते हैं लेकिन पहाड़ पे भाई सांस फूलती है, नहीं चढ़ा जाएगा उतना, तो हम लोग भी एलिमिनेट हो गए। श्रद्धा से आदमी चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जब जाना है और जब बाबा बुलाते हैं तो चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं, अब वो नहीं जा पाएंगे। प्लस जो बूढ़े लोग हैं भाई, जिसकी 50 साल उम्र है, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, वो भी नहीं जा पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग विकलांग है, दिव्यांग है, अब उनकी तो गलती नहीं है ना उसमें, लेकिन ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया है, वो क्या करें, तो वो भी नहीं जा पाएंगे। तो बहुत सारे लोग पहले से ही वंचित हैं, तो इन सब का इंक्लूजन हो जाएगा। ये सब लोग यहाँ से रोपवे से बैठ के यहाँ जा सकते हैं, पहली चीज। तो पहली चीज तो देखिए, जो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, वो बढ़ेगी। अभी कम लोग जा रहे थे, इतने लोग जा ही नहीं रहे थे, अब ये भी जाएंगे। एक सेकंड, बैटरी को क्या हुआ भाई, चलिए, ठीक। तो कहाँ थे हम, ये सब इंक्लूड होके तीर्थ यात्रा बढ़ेगी, अब ज्यादा लोग जाएंगे ना। दूसरी चीज, अभी क्या है कि सारे लोग देखिए नीचे से जा रहे हैं, ऐसे पैदल 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 जा रहे हैं यहाँ पे। अब ऊपर ये रोपवे बनी यहाँ से, इस तरीके से, इस तरीके से बन गई है, तो रोड का काम ही खत्म। तो जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक है,
वो कम हो जाएगा, है ना। यहाँ से फिर इतने लोग जाएंगे ही क्यों। और ऐसे थोड़ी कि रोप वे यहीं बन रहा है, और भी बहुत जगह है। मान लीजिए आप देहरादून से मसूरी आपको जाना है, तो आप कैसे जाते हो? गाड़ी से ही जाओगे, और कुछ तो है नहीं। ऐसे तो नहीं है कि आप पंत ये जो अपना जोली ग्रांट से वहां से फ्लाइट पकड़ोगे, हेलीकॉप्टर लोगे, है ना, ऐसा तो नहीं है। आप रोड से ही जाओगे। तो रोड पे बहुत कंजेशन रहता है, बहुत भीड़ रहती है। गर्मी के टाइम पे तो आप वहां गाड़ी भी नहीं पार्क कर सकते हो, 1 किलोमीटर पहले ही रुक जाती है, सब कुछ बंद रहता है। बाइक से ही आप जा सकते हो, और बाइक की भी आपको पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। तो रोड पे कंजेशन क्यों है? क्योंकि एक ही मीडियम है, रोड ट्रांसपोर्ट ही है जिससे आप जा सकते हो। अब आप क्या करोगे? गाड़ी देहरादून में खड़ी की, बाइक है, गाड़ी है, ट्रेन है, जो भी है, यहाँ तक आए, रोप वे से ऊपर गए, मसूरी घूमा, वापस। ठीक। तो इससे क्या फायदा होगा कि जो रोड का कंजेशन है वो कम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई रोड भी नहीं बनानी। ठीक, ट्रैफिक की समस्या खत्म। अब आप रोड नहीं बना रहे हो तो लैंडस्लाइड भी भाई कम होगी, क्योंकि आप जब छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे हो सड़कों से, तो डिजास्टर की भी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। और जो इकोलॉजी है उत्तराखंड की, वो भी सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतने सारे तो इसके फायदे हैं। अब नुकसान क्या है? नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? आप समझो, जो मसूरी लोग जाते हैं, ये मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ आपको, कि जो लोग मसूरी जाते हैं, अभी क्या है, यहाँ से मसूरी गए, देहरादून से मसूरी गए, अब पहुंचे मसूरी, उनको घूमना है 9, 10, 11 बजे तक, तो उसके बाद वो वहीं रुकते हैं, है ना। अगले दिन आएंगे मॉर्निंग में। अब क्या होगा? अब ट्रेन से लोग पहुंचते हैं देहरादून, देहरादून से रोपवे पकड़ी दिन में, और शाम को अगर लेट में भी चलेगी 6, 7, 8 बजे, वो वापस देहरादून। मसूरी में जो होटल्स हैं वहां पे वो लोग नहीं रुकेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब रुकेंगे नहीं तो भाई खाएंगे भी नहीं, तो जो रेस्टोरेंट हैं उनकी दिक्कत है। अब आप रोड से नहीं जा रहे हो तो जो टैक्सी ड्राइवर है उनकी प्रॉब्लम है ना। अब जब टैक्सी नहीं चल रही है तो जो मैकेनिक है, कि भाई किसी का पंक्चर लगा हुआ है, ऐसे ही कोई गाड़ी खराब हो गई है ना, तो ये सारी चीजें, ये भी खत्म, खत्म या कम। तो दोनों चीज के फायदे नुकसान अपने अपने हैं। रोप वे का आपको पता चला, सरकार बना रही है कहां से कहां तक। मैं आपको पेज नंबर कौन सा है, 12 पेज नंबर होगा, तो 12 पे एक बार दिखा देता हूं कि क्या इन्होंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये है अपना, ये एक न्यूज थी, इसको देखना आप। क्या बोल रहे हैं? उत्तराखंड में ऐतिहासिक रोपवे निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर। तो मीन्स एक रोपवे का हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी थे इसमें, धामी जी थे, बाकी और लोग थे। किसके साथ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ क्यों किया हुआ है? क्योंकि पर्वतमाला योजना के तहत हमें करना है, पर्वतमाला। समझ में आई बात? ऐसे ही लगभग 7,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत। तो कितना खर्चा आएगा? 7,000 करोड़। ये याद नहीं रखना 7,000 करोड़, इसमें लिखा था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कौन कौन से हैं पहले इसको याद रखो। केदारनाथ रोपवे बन रहा है, कहां से? सोनप्रयाग से केदारनाथ, जो 12 से 9 किलोमीटर का ट्रैक है, वो घट के 36 मिनट लगेंगे उसको, और बहुत कम रह जाएगा। ऐसी हेमकुंड साहिब के लिए बन रहा है, और नैनीताल भी रोपवे बन रहा है। ठीक, इसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं, देखिए क्या है। नेशनल राज मीन्स राष्ट्रीय, मीन्स नेशनल, नेशनल राजमार्ग मतलब हाईवे, हाईवे। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक एंड निर्माण लिमिटेड, लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट एलटीडी लिमिटेड। तो इसकी NHLML, NHLML, ये नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, ये एक कंपनी है। कंपनी क्या, ये इन काम को देख रही है। जैसे वाटरवेज के लिए जो वाटर का डिपार्टमेंट है, ऐसी रोडवेज के लिए रोड का एक डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग है। उसमें इस कंपनी को, सरकार की ही है, काम दिया गया है कि भाई आपको इन सबको देखना है, जितना भी ये रोपवे का काम है। ठीक, एक एसपीवी बनाएगा। एसपीवी क्या होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है,
अब उस बिजनेस में आपकी सपोज कोई दुकान है, आपके होटल हैं, आपके रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो आपको लगता है कि यार मुझे एक मॉल खोलना चाहिए, मॉल। तो उसका आप हिसाब किताब कैसे करोगे? जितना आपका सारा बिजनेस है, तो क्या उसी में उसको डाल दोगे? नहीं। लोग क्या करेंगे कि भाई ये मॉल का काम कुछ अलग लोग देखेंगे, एक डेडिकेटेड हमें उसके लिए एक टीम बनानी पड़ेगी। उस टीम का नाम उसी को बोलते हैं एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल विशेष पर्पस। पर्पस मतलब कोई उसका उद्देश्य है, पर्पस, और व्हीकल मतलब कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा व्हीकल है जो किसी ठीक एक मकसद के लिए बनाया गया है। कि आपको मॉल बनाना है तो ये मॉल का काम देखेगा कि ठीक है मॉल ये बना, इसमें इतना सामान आया, इससे इतनी इनकम होती है, इतना लॉस होता है, इतने लोग हैं, पूरा बस उसी को यही मैनेज करेगा। है किसका? है आपका ही, मतलब सरकार का ही है, दोनों सरकार, केंद्र सरकार, सेंटर की सरकार प्लस स्टेट, दोनों ने मिलके बनाया हुआ है। लेकिन उसमें बोला है कि भाई इस काम को, ये जो रोपवे वाला काम है, इसको ये देखेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल, कि कितनी जमीन अलॉट करनी है, कहाँ से टेंडर लेना है, कहाँ क्या, सारा काम ये देखेगा। बस आपको क्या करना है, इसमें पैसे देना है। केंद्र सरकार 51 रुपए देगी, मीन्स 51%, 49% डाला है राज्य सरकार ने, बस इसको पैसे दिए कि तू मॉल बना, मॉल मतलब रोपवे बना, जो भी खर्चा जैसे भी आ रहा है, पैसे हम दे रहे हैं, आप लगाइए बस। तो स्पेशल पर्पस, कभी स्टेटमेंट में पूछ ले आपसे कि इसके डुअल रोल होते हैं, अलग अलग काम करते नहीं, एक ही काम के लिए डेडिकेटेड होता है, इसी को बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। पहली न्यूज आपकी यहां से कंप्लीट होती है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो ज्यादा ही खींच दिया है, ये तो 1 मिनट की चीज थी, पढ़ के समझ में आ जाती। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे यहाँ से पूछेगा, मतलब बस इस रोपवे से पूछेगा। उसने स्पेशल पर्पस व्हीकल पूछा इकोनॉमी में, तो आपका एक इकोनॉमी का क्वेश्चन तैयार हुआ। उसने पूछा कि इसको कौन मैनेज करता है, तो आपको इस बॉडी के बारे में पता चला। मंत्रालय पूछ लिया उसने डायरेक्ट, एक एक नंबर में ही, तो आप रोड ट्रांसपोर्ट टिक करके आ जाओगे, तो 3 क्वेश्चन बने। ऐसे ही आप समझो, कहाँ कहाँ निर्माण हो रहा है, कुछ ये पूछा तो आप इसको भी टिक करके आ जाओगे। फायदे नुकसान तो चलिए आपसे इतना नहीं पूछेगा। अगर उसने पूछा पर्वतमाला योजना, तो 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट देखती है, पहाड़ी राज्यों के लिए है, पर्वतीय राज्यों के लिए, और डीबीएफओटी मॉडल से काम करती है। तो एक ही न्यूज से आपकी 4 से 5 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन तैयार हुए, कुछ भी पूछेगा आप टिक करके आराम से आ सकते हो। ठीक, तो यही है आपको पढ़ाने का या फिर समझाने का मेरा पर्पस। तो चलिए पहली चीज कवर होती है अपनी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, ये अभी मैंने इसमें नया इसलिए लगाया क्योंकि कुछ बच्चों को क्वेरी थी कि सर इसमें आपका नंबर वगैरह नहीं मिल पाता है, तो ये चैनल का नेम है, ये नंबर है, ठीक है। जिस किसी को भी कांटेक्ट करना है आप मैसेज कर सकते हो, ठीक। चलिए, बाकी टाइम काफी हो गया यार। चलिए, एक न्यूज है, जस्टिस मनोज गुप्ता उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। तो आप एक लाइन में याद रख लोगे, मनोज गुप्ता, ये कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में। तो ये तो एक लाइन की न्यूज है। इससे कुछ होगा क्या? इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ मैंने करंट पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ से पूछ लेगा तो ठीक है, आपने टिक कर दिया, लेकिन यहाँ से बहुत कम पूछेगा। पूछेगा क्या आपसे कि देखिए आर्टिकल 214, आर्टिकल 214, इसमें बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, इसमें बोला गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में, इन एवरी स्टेट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट, मतलब प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ये संविधान में बोला गया है। लेकिन इसका एक्सेप्शन आप ध्यान रखना, आज भारत के सभी राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं जिनका एक साथ, भाई गुवाहाटी, असम, ऐसे ही कुछ का कोलकाता लगता है, बाकी का जो अंडमान निकोबार है उसका भी कोलकाता लग जाता है। तो मीन्स अलग अलग राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है अगर स्टेटमेंट आता है, तो ये सही है, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन यही है। जबकि संविधान में एकदम उल्टा बोला है,
इसमें बोला है कि एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य में होगा। तो होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं है। और क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कोई राज्य भाई बहुत ही छोटा है जिसकी आबादी ही बहुत कम है। भाई नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, कितने छोटे छोटे से। अब उसमें आप बना भी दोगे तो वहां बिल्डिंग ही बन रही है। ऊपर से पहाड़ी राज्य है तो इतना क्राइम रेट कुछ है नहीं, कन्विक्शन का भी कोई ऐसा नहीं है, तो फिर क्यों ही वहां पे रिसोर्स ज्यादा खर्च करने। तो हर राज्य में होना चाहिए, ये बात की गई है। ऐसे ही आर्टिकल 217 है, इसमें बोला गया है कि जो अपॉइंटमेंट होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का, वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, किसकी सलाह पे? तो पहले एक कोलेजियम बनता है। भाई हाई कोर्ट है, सपोज नैनीताल में हाई कोर्ट है अपना, नैनीताल में हाई कोर्ट है, तो वहां से कोलेजियम बनेगा, मीन्स कुछ ग्रुप बनेगा जजों का, वो कुछ नाम रिकमेंड करेंगे, गवर्नर के पास संतुति जाएगी। फिर उसके बाद जो लीगल डिपार्टमेंट है हमारा, सॉरी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, कानून मंत्रालय, उसके पास जाता है, वो उस पर विचार करते हैं, विचार करके सबकी इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है, आईबी वगैरह से कराई जाती है। उसके बाद जब मोहर लग जाती है तब राष्ट्रपति जी को संतुति की जाती है, फिर नोटिफिकेशन आ जाता है और ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर दिए जाते हैं। किस आर्टिकल में? 217 में। ठीक, अब ये कब तक रहते हैं? तो इनकी एज कितनी है? 62 साल, 62 ईयर। याद रखना 65 नहीं है, 62 ईयर तक ये रहते हैं, 62 साल तक। अब 62 साल तक ये रहेंगे तो इनकी जो सैलरी है और पेंशन, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा करेगा, इसको टिक कर लेना। देखिए सैलरी कौन देगा? सैलरी के साथ अलाउंस आ जाते हैं, भत्ते, इसको वेतन और भत्ते भी बोलते हैं, वेतन और भत्ते। और दूसरी एक चीज होती है पेंशन। पेंशन कब मिलती है आपकी? रिटायरमेंट पे पेंशन। तो इसकी सैलरी कौन देगा? आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत से बताइए। और कौन देगा से ज्यादा जरूरी है क्यों देगा। तो इसकी सैलरी कौन देगा? राज्य देगा, स्टेट देगा। भाई अभी उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड स्टेट इनकी सैलरी देगा। ठीक, पेंशन कौन देगा? पेंशन में उल्टा है, पेंशन देगी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। अब ऐसा क्यों है ना? ये सोचना भी तो चाहिए कि भाई सैलरी ये दे रहा, पेंशन क्यों नहीं दे सकता भाई उत्तराखंड, जब उत्तराखंड की ही है तो। असल में दिक्कत क्या होती है कि चीफ जस्टिस बने हैं अभी ये, ठीक, इनकी सैलरी और अलाउंस भत्ते प्रेजेंटली ये कहाँ पे हैं? अभी नैनीताल में, मतलब उत्तराखंड में, उत्तराखंड में सर्विस कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की राज्य सरकार इनको पेंशन, सॉरी जो सैलरी है और जो अलाउंस है, जो भत्ते हैं वो देती है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए सेवा कर रहे हैं। लेकिन कल को क्या हो कि सरकार इनका ट्रांसफर करके मेघालय भेज दे, ठीक, इनको तमिलनाडु भेज दे जज साहब को, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो अब ये वहां चले जाएंगे, तो अब उत्तराखंड सरकार क्यों देगी भाई सैलरी? अब तमिलनाडु सरकार देगी, फिर तमिलनाडु से फिर कहीं और चले जाएंगे तो वहां की राज्य सरकार देगी। तो सैलरी और भत्ते तो वो दे रही है, पेंशन केंद्र सरकार इसलिए देती है क्योंकि एक चीफ जस्टिस है या कोई जज है, पहले उन्होंने उत्तराखंड, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका चंडीगढ़, फिर 8-10 अलग अलग राज्यों में उन्होंने काम किया, तो उनकी पेंशन देगा कौन? फिर ये इशू आएगा ना निकल के। उत्तराखंड बोलेगा कि भाई मैं क्यों दूं, यहाँ तो वो 2 ही साल रहे, तमिलनाडु मना कर देगा वो, तो इसीलिए सिंपल सा बोला है कि पेंशन केंद्र सरकार देगी, क्योंकि केंद्र सरकार इन सब सरकारों से ऊपर है और आप एक तरीके से भारत सरकार का ही अंग हो, एग्जीक्यूटिव का ही आप पार्ट हो। आपकी पेंशन आपको ये नहीं देखना है कि कौन दे रहा है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हम देंगे, केंद्र सरकार। ठीक, इसलिए दे रही है आपको समझ में, ताकि अलग अलग राज्यों में ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि 4 साल की पेंशन इसने दी, 2 साल की उसने दी, 3 साल, ऐसे नहीं होगा ना। सिंपली पेंशन आपको केंद्र सरकार देगी और सैलरी जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो देती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब मनोज कुमार गुप्ता, मनोज गुप्ता, ये आपको पढ़ना है, आपने पढ़ लिया है कि नए हैं,
अभी बने हैं, लेकिन क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पुराने वाले जज पूछेगा, जो इसके पहले 14 रहे हैं, वहां से पूछेगा। उसको देखो भाई। तो उन जज के हमें पहले क्या देखना है, एक बार तो आप सारे नाम देख लो, है ना, नेम अभी तक कौन कौन है, क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट का आपका एग्जाम था एआरओ का, उसमें उन्होंने पूछा हुआ है और टाइम पीरियड के हिसाब से पूछा हुआ है, इतना टफ क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपको कराया था, जिस किसी ने वीडियो देखी होगी, जो पॉलिटी के पीवाई की, उसकी एक वीडियो है, 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, उसमें वो क्वेश्चन थे। मीन्स उस वीडियो से 4 5 6 क्वेश्चन आए, पॉलिटी के क्वेश्चन वहां से आए ठीक ठाक। ठीक, तो पहले आपको सारे नेम देखने हैं इन 14 से लेके 15 तक के। दूसरा, इनके बारे में जो स्पेशल चीजें हैं वो याद रखनी है। ठीक, जैसे पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थे पहले? आपको पॉलिटी पढ़ाई है, बताइए, पढ़ी होगी आपने। अभयंकर देसाई, ए देसाई बोल देते हैं, बस इतना याद रखना है, पहले हैं, और कुछ इसमें बड़ा नहीं। ऐसे ही आपसे पूछेगा पहली महिला कौन थी, फर्स्ट वीमेन, तो नाम याद रखना, रीतू बहरी। ठीक, रीतू बहरी, बहरी नहीं, बाहरी। ठीक, फर्स्ट वीमेन। अब मानना का केस हो जाएगा मुझ पे। ठीक, पहली महिला। अब जो ऐसे चीफ जस्टिस बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ध्यान से सुनना, ऐसे चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट के, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश बने। ऐसे कौन है? तो ऐसे 2 हुए हैं उत्तराखंड में। पहला नाम, पहला नाम और दूसरा नाम। पहला नाम है आपका कपाड़िया जी, कपाड़िया, ये 7वें चीफ जस्टिस बने थे भारत के। और दूसरा नाम है जस्टिस खेहर, टीएस खेहर, खेहर, ये भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये 2 चीज आपको याद रखनी है भाई, याद ही रखनी है, भूल मत जाना। इनका नाम एच.एस. कपाड़िया था शायद, एच.एस. कपाड़िया। अभी हम देख लेंगे इसको। तो ये 3 आपके सवाल बने। अब एक आपसे जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है, वो पूछेगा कि बताइए जब इमरजेंसी लगी थी उत्तराखंड में, इमरजेंसी कब लगी है? 2016 में, जब हरीश रावत जी थे, 2016 में। तो जब इमरजेंसी लगी तो उस टाइम पे कौन थे आपके उत्तराखंड के चीफ जज? ठीक, चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ। सॉरी, के.एम. जोसेफ। जोसेफ क्रिश्चियन होंगे, है ना? और यही है जो आपके लॉन्गेस्ट सर्विंग है, सबसे बड़ा कार्यकाल, कार्यकाल जो लॉन्गेस्ट सर्विंग है, सर्विंग, वो भी यही है, के.एम. जोसेफ। एच.एस. कपाड़िया, यार इनका एक बार इसको ठीक करो, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा इसमें ना। एच.एस. कपाड़िया साहब 38वें नंबर के थे और ये 44वें नंबर के। ठीक है, ये 38th नंबर पे थे और ये 44वें नंबर पे थे। ठीक, अब एच.एस. कपाड़िया ना, ये आपके पहले पारसी भी थे, पारसी, पारसी, पहले पारसी जज थे। बताना नहीं चाहिए ये बात है, लेकिन फिर भी जब आयोग भी तो ऐसी पूछता है, बताइए क्या करें, दिमाग में इनके ऐसी चीज है, धर्म के आधार पे जज करते हैं। तो पहले पारसी, फर्स्ट पारसी थे। ठीक, एच.एस. कपाड़िया। और इनका जो टेन्यूर था वो भी कम था, कार्यकाल था सबसे कम इन्हीं का था, सबसे कम। ये हुआ। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत में जन्मे,
ऐसे कौन से जज थे जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने, तो वो भी यही थे। मीन्स इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी तो आजाद होने के बाद ही इनका जन्म हुआ होगा, तो स्वतंत्र भारत के। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन काम रहेगी। जस्टिस खेहर साहब, ये पहले सिख थे, पहले क्या है सिख, बस मार्क कर लेना इसको। चलिए, ये आपका हुआ। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि रजिस्ट्रार कौन थे पहले, पहले ही पूछेगा तो GCM रावत, GCM रावत। CM कौन थे हमारे, रावत साहब थे, हरीश रावत, तो बस GCM रावत ऐसे याद हो जाएगा ये तो पहली वीमेन देसाई साहब, जोसेफ, खेयर साहब, कपाड़िया। ठीक है, ये सारा आपका कवर हुआ। अब एक बार पूरी लिस्ट और देख लो तो फिर आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई जो नैनीताल हाई कोर्ट है उसको शिफ्ट किया जाए। विकिपीडिया ये ज्यादा सही है। देखिए, अभी इनकम्बेंट कौन है, मनोज कुमार गुप्ता जी हैं, तो गुप्ता जी आपके जज हैं। चलिए, लिस्ट सबसे पहले देखिए, अशोक अभियंकर देसाई, ए देसाई, ये पहले चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड के। ठीक, 2003 तक ये रहे। उस टाइम पे जो शपथ दिलाई थी KR नारायण साहब थे। ऐसे ही PC वर्मा, ये तो एक्टिंग थे। इनके बाद बने कौन दूसरे नंबर पे, SH कपाड़िया, मैंने लिख दिया HS कपाड़िया, तो सही कर लेना इसको, शरोज होमी कपाड़िया, SH कपाड़िया। ये सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे। क्यों? क्योंकि ये पहले मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, तो उस वजह से इनका कार्यकाल कम हो गया होगा। ठीक, 134 दिन ही रहे बस ये, 134 दिन। अब आपको बीच में दिख रहा होगा कि इनसे कम तो 125 दिन वाले हैं, लेकिन देखो वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग है। सेकंड नंबर पे यही है, SH कपाड़िया। फिर तीसरे नंबर पे आएंगे विकास श्रीधर सिरपुकार। ठीक, बस तो इनके बारे में ऐसी कुछ नहीं, नाम याद रखना कि विकास जी थे। ठीक, उसके नीचे साइरस जोसेफ, साइरस जोसेफ, साइरस जोसेफ, तो ये भी 2006 के आसपास थे जोसेफ जी। उसके बाद पांचवें नंबर पे देखो राजीव गुप्ता, राजीव गुप्ता। ठीक, कुछ इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ मेजर चीज नहीं। फिर विनोद कुमार गुप्ता, तो फिर से गुप्ता जी। चलिए, अब उनके नीचे जगदीश सिंह खेहर, JS खेहर, मैंने TS खेहर लिख दिया, नाम में यार गड़बड़ क्यों हो रही है इतनी। जगदीश सिंह खेहर, जगदीश सिंह खेहर, JS खेहर साहब। अब इनका जो कार्यकाल वो तो चलिए ठीक है, 255 दिन था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बाद में एलिवेट हुए भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आवाज आ रही है ना। उसके बाद KM जोसेफ, कुटिल मैथ्यू जोसेफ, ये देखिए प्रणब मुखर्जी के टाइम पे 4 साल तक लगभग मुख्यमंत्री रहे, ओ सॉरी चीफ जस्टिस रहे नैनीताल हाई कोर्ट के, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग भी है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट भी हुए, मीन्स ये सुप्रीम कोर्ट में गए। और आपने देखी होगी एक फोटो 2017 या 18 की फोटो थी कि चीफ जस्टिस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 3 जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा थोड़ा सा दम घुट रहा है जुडिशरी में, ऐसे कुछ करके बोलते हैं। उसमें ये भी थे शायद। ठीक, उस टाइम कंट्रोवर्सी हुई थी काफी। उसके बाद रमेश रंगनाथन, कुछ इतना इनका भारी भरकम कार्यकाल नहीं रहा। फिर राघवेंद्र सिंह चौहान, RS चौहान, तो चौहान साहब भी रहे। ठीक, ऐसे ही विपिन सांघी, ये भी यहाँ के रहे। देन रीतू बहरी, रीतू बहरी पहली महिला थी। ठीक, उसके बाद गुनाथन नरेंद्र, और उनके बाद आपके मनोज कुमार गुप्ता जी।
तो इस तरीके से आपको ये देखना है, मोटा मोटा याद रखना। 2-3 तो गुप्ता जी ही हैं इसमें, एक चौहान साहब हैं, ठीक, 2 जोसेफ साहब हैं और खेहर साहब भी हैं, ठीक है, जोसेफ हैं, खेहर हैं, बाकी देसाई। अगर आपने ये सारा कर लिया, अब क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला, इतना आप एश्योर हो जाइए, ठीक है। आप क्वेश्चन इसके बाहर नहीं पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा तो इसके बाहर, इतना मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, आप क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा इसके बाद। चलिए, तो ये टीएस खेर कर लिया मैंने, जगदीश सिंह था इनका नाम, जेएस खेर कर लेना, और इनको मैंने एसएच कर दिया, तो इनको मतलब एचएस किया था, एसएच कर लेना, ठीक, बस इतना ही है लॉन्गेस्ट सर्विंग। चलिए, मनोज कुमार गुप्ता जी 15वें नंबर के बने हैं, 15th नंबर के, ठीक। बाकी और कोई जो इन्फॉर्मेशन मुझे अगर आपके साथ शेयर करनी हो तो नैनीताल एक हाई कोर्ट की है बस। चलिए, लिख लेना इसको ना आप कहीं पे, जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं, आपके जो भी नोट्स आपने बनाए होंगे तो आप लिख लेना। अब इसी के साथ ना एक न्यूज़ चल रही है कि नैनीताल हाई कोर्ट शिफ्ट करने की, कि जो नैनीताल हाई कोर्ट है तो आप नैनीताल से उसे नीचे हल्द्वानी में उसको ले आइए, हल्द्वानी में। तो पहले हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं नहीं, आप हल्द्वानी में ही आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। तो अब इस पे काम मुझे लग रहा है कि चालू हो जाएगा। तो नैनीताल से शिफ्ट होके कहाँ आ रहा है, हल्द्वानी। नैनीताल में किसने बनाया है जो बिल्डिंग है, वो मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड ने बनाई थी बिल्डिंग सन 1900 में, 1900 में। लेकिन पुरानी बिल्डिंग थी, ऊपर से इसके जो रीजन है देखिए शिफ्ट करने के, पहली चीज कि जो बिल्डिंग है वो ओल्ड बिल्डिंग है और हमें जो है वो थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज करना है, मॉडर्नाइज के लिए जगह नहीं है। तो एक तो इनका ये तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि देखिए जो जज साहब है, बाकी जो और जरूरी काम है वो हमें करने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, और कनेक्टिविटी वहां उतनी अच्छी है नहीं। नीचे पंतनगर का जो एयरपोर्ट है उसके पास में हल्द्वानी है, तो अगर किसी को आना जाना है, काम है कुछ जल्दी, अगर हमें कन्विक्शन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हमें प्लेन में आना है। तीसरा जो ये तर्क दे रहे हैं वो ये है कि देखिए जो जस्टिस है, हमें जो न्याय देना है वो स्पीडी देना है, जल्दी देना है, और उसके लिए चाहिए कि सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आधुनिक हो, बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग हों उसमें, और ज़्यादा लोगों के लिए हमें ज़्यादा अलग अलग चैम्बर, बड़ा उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और नैनीताल में उतनी जगह है नहीं कि हम उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएँ। साथ ही साथ ट्रैफिक की इतनी समस्या है उसमें कि जो हमारे न्यायमूर्ति साहब हैं वो भी फँसे रह जाते हैं, ठीक? तो ये अलग-अलग तर्क हैं। और एक लास्ट तर्क ये है कि भई हल्द्वानी मतलब प्लेन, प्लेन में ही ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा शिकायतें जहाँ से आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें वहीं पे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा हुआ भी है भई, पहले जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग हुए 2014 में, तो पहले तो सबका दोनों का हैदराबाद में ही था। उसके बाद शिफ्ट करके अमरावती 2019 में लेके गया कौन? आंध्र प्रदेश। तो क्यों लेके गया? क्योंकि उसको पता है कि भाई मॉडर्नाइज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है, और जो न्याय है वो हमें त्वरित देना है, मीन्स स्पीडी। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि जनता के बीच में ही रहें, जहाँ पे लोग हैं। अब यहाँ पे ये सारे तर्क सूट करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ समझो, न्याय क्या सिर्फ प्लेन वाले रीजन को ही देना है? फिर वही बात आ गई जो मैं आपसे पहले बोल रहा था कि भाई पहाड़ी अस्मिता के नाम पे राज्य बना है, और चीज़ें सारी, पहली चीज़ तो प्लेन में थी, और जो और डेवलपमेंट हुआ वो भी उत्तराखंड के प्लेन में ही हो रहा है, पहाड़ पे कहाँ हो रहा है? जैसे तैसे एक हाई कोर्ट था वो भी आप नीचे ले आओगे। कुल मिला के एनवायरनमेंट के नाम पे ले आओ, मॉडर्नाइज के नाम पे ले आओ, ठीक है। सही गलत उसमें तो हमें जाना ही नहीं है, लेकिन कुल मिला के उतना सही भी नहीं है, है ना? मैं आपको अगर यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल दूं तो वहां पे एक ऐसे ही कोर्ट है, एक शहर में कोर्ट था, गिल्डेस कुछ करके नाम था शायद उसका। तो उन्हें लगा कि यार ये हमारा हिस्टोरिक प्लेस है और यहाँ पे बहुत पहले से न्याय होता आया है, तो हम, जरूरी नहीं है कि इसको शिफ्ट किया जाए,
उसी को उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया, रिनोवेट किया, बड़ा बनाया, और जो जरूरत थी वो उसमें उन्होंने इंस्टॉल की। तो ऐसा भी है कि आप चाहें तो इसको भी सही कर सकते हो, बाकी सरकार की मर्जी है भाई, है ना। तो ये आपका पहला टॉपिक यहां से होता है। चलिए, दूसरा हो गया। तो इस तरीके से ही आपको करना है, ऐसे नहीं करना, चलता हुआ काम मत करना, बार बार पढ़ते रहोगे, पेपर में जो नंबर कम रह जाते हैं ना, 5 6 7 8 10, वो इसलिए कि यार करंट तो हमने पढ़ा, करंट से आया भी, लेकिन एग्जाम में नहीं आया, वो यही इशू है। तो तरीके से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, मुझे पता है टाइम आप दे रहे हो, लेकिन एक ही बार देना है टाइम, उसके बाद नहीं देना। आप बाद में जब इस पे आओगे भी ना, देख के आप टिक कर दोगे, बोले ठीक है यार, यही तो था, इतना समझा दिया था कि दिमाग में वैसे ही आ गया है। ऐसे ही पतंजलि विश्वविद्यालय बना भारत का पहला योग आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर। अब यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना। मैं आपसे पूछता हूँ कि चलिए बताइए, उत्तराखंड में जो योग और आयुर्वेद में सबसे बढ़िया काम करने वाला, या सबसे बढ़िया भी छोड़ो, आप किस संस्था को जानते हो? तो एक ही नाम निकल के आएगा, पतंजलि। तो आपने ये पढ़ा हुआ हो, या दूसरा बंदा है, कोई बच्चा है जो नहीं पढ़ के गया, वो भी पतंजलि मार रहा है, आप भी पतंजलि मार रहे हो, तो अब इसमें कितना ही पढ़ लो क्या फायदा है? आपका जो कॉमन सेंस है उसके हिसाब से जो चीजें सेट बैठती हैं, और वो आंसर में भी वही है, दैट मीन्स आपको अब उसे नहीं तैयार करना है, क्योंकि आप बिना पढ़े भी लगाओगे। आप मुझसे पूछो, आप अगर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु से भी पूछोगे किसी से कि बताइए आयुर्वेद में और योगा में सबसे बढ़िया काम आपकी नजरों में उत्तराखंड में कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे यार पतंजलि। पतंजलि, बस बात खत्म हो गया, पतंजलि को ही दिया है। ठीक। तो पतंजलि विश्वविद्यालय बना भारत का पहला योग आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर। याद रखना, इंडिया का पहला योग और आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर बना है, कौन सा? पतंजलि। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डॉट उत्तराखंड में COE मीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए IIT रुड़की के साथ MOU साइन किया। इसको देख लो, देखिए क्या है COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो छोड़ो इसको, COE देखिए, पहले ऊपर से देखिए, एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, MCOM बोल देते हैं इसको। इसके नीचे एक विभाग है, विभाग का क्या नाम है? डिपार्टमेंट। विभाग को डिपार्टमेंट बोलेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम। मैं इसको दूर संचार विभाग लिख देता हूं, दूर संचार विभाग, यही तो है ना, दूर संचार विभाग। इसके नीचे एक बॉडी समझ लीजिए, सी डॉट करके, तो ये टेलीकॉम के मामले देखती है, चीजें देखती है। तो इसने एक MOU साइन किया है, मींस एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक पत्र है, साझा किया है कि देखिए हम दोनों की समझ अच्छी मिलती है। किसके साथ? तो दूसरा नाम आएगा IIT रुड़की के साथ। क्यों किया है? कि हमें क्या करना है, टेलीकॉम को, या जो कम्युनिकेशन है, उसको और ज्यादा बढ़ावा देना है। तो कम्युनिकेशन में क्या, और ज्यादा टेलीफोन लगाने हैं, और ज्यादा फोन बांटने हैं, और ज्यादा फोन पे बात करनी है, व्हाट्सएप बना, ऐसा नहीं है। देखिए, छोटी मोटी बात थोड़ी होगी यार, इतना बड़ा हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि देखिए AI का टाइम है, AI पे काम चल रहा है, तो AI बेस्ड जितनी भी कम्युनिकेशन है, हमें उसको भी बढ़ावा देना है। तो हमें उसको कैसे, भारत को और ज्यादा इन चीजों में आगे लेके जाए, इस तरह का जो दूर संचार होगा, तो हमें इस पे काम करना है। एक दूर संचार पता है क्या हो रहा है? क्वांटम कम्युनिकेशन। मीन्स आप अभी जैसे यहाँ पे हो, है ना, पृथ्वी पे हो, ऊपर सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, सैटेलाइट है, तो आप यहाँ से इन सैटेलाइट से भी तो बात कर सकते हो। अभी कैसे बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी वगैरह से। तो बात चल रही है कि भाई क्वांटम से किया जाए। क्यों? क्योंकि फिर कोई इसको कुछ कर नहीं पाएगा, मीन्स आप यहाँ से कोई भी इसको डिकोड नहीं कर पाएगा, कोई इसकी चोरी नहीं कर पाएगा डेटा की। तो क्वांटम कम्युनिकेशन बहुत सिक्योर रहता है, कोई हाईजैकिंग, स्पूफिंग कुछ नहीं होता इसमें। तो क्वांटम कम्युनिकेशन को हमें बढ़ावा देना है। हमें 6G 5G इसमें और ज्यादा रिसर्च करनी है। तो इस तरह के जो भी दूरसंचार के माध्यम है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है,
हम इसमें काम कर रहे हैं, बस यही आपकी न्यूज़ है। पूछेगा तो क्या पूछेगा कि साइन हुआ है मेमोरेंडम, किसके साथ किया है? तो या तो आपसे पूछ लेगा कि आईआईटी रुड़की ने साइन किया है किसके साथ, तो याद रखना सी डॉट, ये जो सी डॉट है इसके साथ किया है। या पूछेगा सी डॉट ने साइन किया है किसके साथ, तो आईआईटी रुड़की के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट है यंग उत्तराखंड सीने अवार्ड। मतलब यंग मतलब यूथ, यंग आप और मैं नहीं, आप लोग, ठीक, यंग। तो इसमें एक मूवी है जोना, जोना मूवी है, उसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, 2025 में इसके 13वें संस्करण में फिल्म जोना ने सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया फिल्म का अवार्ड जीता। किसने? जोना। जोना देखी है आपने? जोना मूवी देखी है आपने? जोना नहीं देखी है? देखें इसको, 2 मिनट देख लेते हैं। देखने से देखिए क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आपने कुछ जो देखा हुआ होगा ना, उससे आप ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे। जोना, जोना मूवी है ना, देख लो इसको। कॉपीराइट तो नहीं देंगे ना? RRR म्यूजिक। थोड़ी सी देखते हैं, ज्यादा नहीं। कुल मिला के मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको ये मुझे यहाँ पे मूवी दिखानी है। बात क्या है कि आखिर बात क्या है? एक दोस्त होने के नाते तो बता सकते हो ना। मैं नहीं जानता रिया, ये प्यार व्यार ये सब क्या है, लेकिन जो उससे हुआ अब शायद किसी और से नहीं होगा। क्या हो गया भाई इसमें? हाँ? रात काफी हुई है। इमोशनल सी लगे है ना। आप सो जाते हैं? मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगी। अरे माँ जी, तो भीतर क्या चकानी तो नहीं मिली है? चलिए चलिए ठीक है, मनोजो नो राजीव भाई मिल के ठीक है। मतलब इससे कुछ ऐसा नहीं है, बस ये है आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा। अब इन 2-3 विजुअल से भी आपका ये तैयार हो जाएगा, आप नहीं भूलोगे कि जोना भी कोई मूवी थी। ठीक, चलिए 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। तो सूर्य किरण एक एक्सरसाइज होती है, सूर्य किरण। इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए सूर्य किरण एक एक्सरसाइज होती है इंडिया की, इंडिया की होती है, उत्तराखंड की नहीं होती है। पहली चीज तो उत्तराखंड में होती है। किसके साथ होती है सूर्य किरण? नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ एक एक्सरसाइज हम करते हैं सूर्य किरण। तो एक साल यहाँ नेपाल में होगी, एक साल उत्तराखंड में होगी। तो देखिए ये नेपाल है, तो हम इसके आसपास ही करेंगे ना कहीं, या तो पिथौरागढ़ होगा, अगर मैं आपको टिक मारने के लिए देता हूँ तो अल्मोड़ा भी हो सकता है, चंपावत, इधर कहीं हो। सो एक्सरसाइज हुई है, अगर आपको टिक मारना है तो आप कहाँ लगाओगे? इधर ही कहीं हुई होगी, नेपाल के पास में, है ना। तो कहाँ पे हुई है इस बार काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ये सब कहाँ हुआ है? पिथौरागढ़ में सालाना बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण हुआ है नेपाल आर्मी के साथ। पहाड़ी इलाकों में काउंटर टेररिज्म, इन सबको हम कैसे करें, इंटरऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, ठीक है, कैसे प्रैक्टिस शेयर करें, बस इतना टिक करना है। तो कहाँ हुआ है? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में। ठीक, टिक मार देना। अब यार देखो नेपाल ये है, पिथौरागढ़ ये है, पास में ही है, तो लॉजिकली तो यही टिक होगा। बस टिक कर देना अगर पूछे तो। कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ में हुआ है। इजी है ना, ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बहुत याद करना होता है। गलती क्या होती है ना, करंट अफेयर को आप याद करने के लिए पीछे पड़ जाते हो, वैसा कुछ नहीं होता है। जो आपका स्टैटिक है, स्टैटिक में एक तरह से जो आइसक्रीम होती है उसके ऊपर जो आप वेनिला लगवाते हो, बस ये वेनिला का काम करता है। पढ़ा हुआ आपने सब है, बस ये आपने टच कर दिया, आपने देख लिया, दिमाग में रहेगा, आएगा, टिक मार दोगे, याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक,
अडानी ग्रुप को मिला केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट। तो ये मैंने आपको समझा दिया है सिंपली कि भाई कितनी लागत है, 4000 करोड़ की लागत है। लागत नहीं पूछेगा। प्रतिदिन लगभग 1800 यात्री, ये उसने भी मेंशन किया हुआ था कि 1800 यात्री प्रतिदिन जा सकते हैं। जहां पहले 9 घंटे लगते थे अब सिर्फ 36 मिनट, मतलब आधा घंटा लगेगा। और ऐसे ही लगभग 12.9 किलोमीटर, मतलब आप ऐसे याद रखो 13 किलोमीटर, 13 जिले हैं, ये भी 13 किलोमीटर की ही रहेगी। तो 13 किलोमीटर में थोड़ा सा कम कर दो, 12.9, इतने किलोमीटर का ही रहेगा। इतने यात्री जाएंगे, टाइम तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। किसको मिला है? अडानी ग्रुप को। किस मॉडल से मिला होगा? तो DBFOT। ऐसे ही और क्या होगा इसमें? इसमें आप पर्वतमाला योजना, उसके अंडर ही दिया गया होगा। ठीक है, तो सिंपली ये सारी कॉमन सी चीजें। अब अगला है एशियन कैडेट कप। एशियन कैडेट कप 2025 का आयोजन हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं दिया इन्होंने, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल खेल स्टेडियम। तो कहाँ है? पहले तो आपसे यही पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर है? तो नैनीताल में है। वहां पे ये एशियन कैडेट कप इसका आयोजन हुआ। इसमें 250 से अधिक एथलीट ने भाग लिया, जिसमें से 150 भारतीय खिलाड़ी शामिल थे, विदेशी भी थे। तो कुल मिला के इसमें इंडिया ने टॉप किया है। ठीक, इतना याद रखना कि उत्तराखंड ने यूपी उत्तराखंड इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, इसमें टॉप किया है। तो टॉप कौन है इसमें? टॉप अपना भारत, इंडिया। ठीक, बाकी हुआ कहाँ है? हल्द्वानी में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। ठीक है, स्टेडियम में, सॉरी। विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन, तो जो वर्ल्ड का डिजास्टर मैनेजमेंट सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, कहाँ हुई है? तो देहरादून हुई है। देहरादून पहले याद रखो, इस सबको भूल जाओ आप। देहरादून हुई है, और देहरादून में भी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है ना, उसी के कैंपस में हुई है। ठीक, याद रहेगा ग्राफिक एरा। देहरादून में हुई है, ग्राफिक एरा में हुई है, बस इतना याद रखना है। अब इसके बाद जब प्रेस रिलीज आया तो उसमें ना ये मेंशन किया हुआ था कि हम डोपलर वेदर रडार वगैरह लगाएंगे। कहाँ कहाँ लगाएंगे? तो 3 जगह। अब 3 जगह आपको लगानी है, तो देखिए, एक तो इस वाले कोने से पकड़ लेते हैं, एक हम इधर पकड़ लेते हैं पंतनगर, और एक यहाँ से ओली पकड़ लेते हैं, ओली। ठीक, ये ट्राइंगल है एक तरीके से, ट्राइंगल। तो 3 रडार लगेंगी। कहाँ है? पहली जगह है ओली, एक है हरिद्वार, और एक तरफ है आपका ये पंतनगर। तो इससे क्या होगा? देखिए, आपका जो प्लेन का और गढ़वाल का डेटा है ये आ गया इधर का आसपास का, कुमाऊं का और प्लेन का डेटा ये आ गया। ऐसे ही एकदम पहाड़ का और इस वाले पूरे रीजन का एक डेटा ये आ गया। इन तीनों डेटा से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऐसे थोड़ी इधर ही रहेगी, बहुत दूर तक जाती है ना, तो इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। ठीक है, तो पूरा आप उत्तराखंड लगभग इससे कवर कर लोगे। वैसे जरूरत है कि और लगाई जाए, बट ठीक है, इससे भी काम हो जाता होगा। सरकार ने सोचा है तो सही ही सोचा होगा, है ना? मोदी जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। चलिए, अल्पसंख्यक, ये तो हमने देख लिया ना। ऐतिहासिक रोपवे, ये तो हिस्टोरिक रोपवे अपना हो चुका है। चलिए, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने वाला उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी। तो मीन्स जो शिक्षा विधेयक था, शिक्षा विधेयक, एजुकेशनल, शिक्षा के लिए जो था, एजुकेशन का जो एक बिल था वो पास हो गया था, ये एक्ट बन चुका है। इसमें कुछ नहीं है कि भाई उत्तराखंड में क्या है कि मदरसा एक बोर्ड था, तो इसको सरकार ने खत्म कर दिया है। खत्म करके बोला है क्या कि भाई एक बॉडी बनेगी, अथॉरिटी बनेगी। उस अथॉरिटी का एक नाम है, और उसमें सभी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन होगा, सबको रेगुलेट करेगी। क्योंकि ये माइनॉरिटी का था, माइनॉरिटी का,
तो आपको पता है कि माइनॉरिटी मुस्लिम तो है ही माइनॉरिटी, और भी तो कम्युनिटी माइनॉरिटी हैं, जैसे सिख भी माइनॉरिटी हैं, पारसी भी हैं, ऐसे ही 4th नंबर पे आपके बुद्ध भी हैं, 5th पे जैन भी हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5, तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन भी आएंगे 6ठे नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 क्रिश्चियन। तो 6 अलग अलग जो माइनॉरिटी हैं उन सबको हम इसमें शामिल करेंगे। तो एक यहाँ पे अथॉरिटी बनाई जाएगी, उस अथॉरिटी का इन्होंने नाम मेंशन किया है नहीं किया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या नाम है उसका। एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है, क्या नाम है इसका? उत्तराखंड स्टेट एजुकेशन या माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी, USMEA, ये अथॉरिटी होगी, ये सबको देखेगी मदरसों, बाकी जितने, ये एक बोर्ड नहीं रहेगा मदरसा, इसको खत्म करके इन्होंने 5 या 6 अलग अलग जो माइनॉरिटी थी उनको रिकॉग्नाइज किया, उसको इंक्लूड किया। अब ये बॉडी बनी है, ये सबकी शिक्षा को, माइनॉरिटी एजुकेशन को देखेगी। ठीक है, ये एक ही लाइन की बात थी, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि इंक्लूसिविटी पे हम ध्यान देंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे, एक तरह की एजुकेशन रहेगी, क्वालिटी एजुकेशन, यही सब रहेगा इसमें, और क्या है। आप इसको चाहें तो पढ़ लेना। चमोली जिले के भराड़ीसैंण में इसको पारित किया गया। ठीक, उन्होंने कहा कि विधेयक के अंतर्गत प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। तो वो गठन क्या है, वो जो अभी मैंने बॉडी बताई उसका गठन किया जाएगा। अब मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बुद्ध, पारसी, इन सब की इस तरह से इसमें होंगे, इनकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। बाकी राज्य में अल्पसंख्यक जो शैक्षिक या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसका दर्जा सिर्फ मुस्लिम समुदाय को मिलता था, लेकिन अब सिख, जैन, ईसाई, बुद्ध, पारसी, इन सभी लोगों को मिलेगा। ठीक, और मदरसा 1 जुलाई 2026 से जो मदरसा बोर्ड था वो भंग हो गया है, तो अभी हुआ है भंग, पिछले महीने। ठीक, चलिए अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को मिला टॉप अचीवर अवार्ड। ऐसे ये वित्त आयोग, तो हमें वित्त आयोग भी करना है, वित्त आयोग ये जितने भी हुए हैं अभी तक, तो उत्तराखंड के वो देखेंगे, फिर AI का, ठीक है, फिर तीलू रोतेली पुरस्कार, उसके बाद ये जल्दी से अब हम इसके बाद पूरा इसको कवर करके लेके जाएंगे एक ही वीडियो में, कहाँ तक, जब तक आपका बजट नहीं आ जाता। ठीक है, गौरव सम्मान भी देख लेंगे, पुरस्कार, ठीक है, ये योजना है। बजट तक, इस पेज तक अगली वीडियो में हम पहुंच जाएंगे, और फिर और स्पीड के साथ साथ क्वालिटी के साथ इस पे काम करेंगे, ताकि बस जब तक है एक ही बार पढ़ना है, क्योंकि इसमें 192 पेज है, लेकिन उसमें नेशनल करंट अफेयर है 100 से ज्यादा, तो बाकी उत्तराखंड का बस आपका थोड़े और उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर नेशनल हम इससे नहीं करेंगे, नेशनल करेंगे हम ई दृष्टि से, जो आपके UPPCS में भी हेल्प करती है, इसमें भी, और अच्छी बुक है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो हमारी टेस्ट सीरीज जो 15 अगस्त से है, कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे चाह रहे थे, 15 अगस्त से अपनी टेस्ट सीरीज है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है, आपके वॉलेंटरली कंट्रीब्यूशन से ये चलता है, तो आपको अपडेट देना ये मेरा काम है। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप गिवन QR कोड पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।